हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो दोस्तों, आज से आप लोग के इस चैनल पर हमेशा डेली वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और वैसे छात्र जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो वो जरूर जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग के सभी सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग अनुभवी टीचर से कराई जाएगी। और इस चैनल पर आप लोग को कोई भी कठिन शब्दों को सरल भाषा में तोड़कर पढ़ाया जाएगा। चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, सभी तैयारी आप लोग के अलग अलग टीचर के द्वारा कराई जाएगी, ठीक है। तो इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए और इस चैनल से आप लोग लाभ उठाइए, ठीक है। आपको इस चैनल पर अब डेली वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि रोज एक वीडियो, एक दो या तीन भी वीडियो हो सकता है, रोज डेली अपलोड करें, जिससे आपको ज्यादा लाभ पहुंचे, ठीक है। आप लोग के बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो आप जरूर इस पर जुड़कर, इस चैनल पर जुड़कर हमारे चैनल से आप अपना फायदा उठाइए और अपना तैयारी सही कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में पहला चैप्टर। तो देखिए, मैथ में पहला चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग के जानना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किए हैं कि इसका परिचय बताए हैं, ठीक है। कि इंट्रोडक्शन, सबसे पहले परिचय देंगे, तभी आप लोग के समझ में आएगा। देखिए, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो कहिएगा कि पहला चैप्टर है मैथ में वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, ठीक ना। कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या पढ़ने के लिए मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो पहला नंबर में पढ़ना है आप लोग के प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या कहिए चाहे प्राकृत संख्या कहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो यही कहिएगा कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। याद हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दो बार तीन बार रिपीट कीजिए, आप लोग के याद हो जाएगा। देखिए, इस चैनल पर आप लोग के ऐसा पढ़ाया जाएगा ना कि जैसे लगे कि आपको याद हो जाए, एकदम आसान भाषा में, ठीक एकदम जो आप जैसे बोलते हैं ना, एकदम उसा भाषा में, ठीक ना। कि आप लोग के ई ना लगे कि एकदम ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे इंग्लिश में कुछ समझे में ना आए। ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप लोग के एकदम दिमाग में बैठ जाए, जिसको हम गिन सकते हैं। तो गिनती गिनते हैं, तो गिनती की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कहिएगा कि एक दो तीन चार पांच, डॉट डॉट, कहाँ तक गिनती होती है? तो गिनती के कोई अंत नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि गिनती जो होती है वो अनंत होती है, ठीक ना। गिनती का कोई अंत नहीं होता है। तो समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या, कि जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सके, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देने पर, जीरो लगा देने पर जो प्राप्त होता है संख्या, जीरो शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में यानी जीरो लगा देंगे ना, और जो हमारा संख्या मिलेगा, तो ओकरे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? कि गिनती की संख्या में जीरो लगा देंगे, तो उससे जो संख्या प्राप्त होगा उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो देखिए, गिनती की संख्या एक दो तीन चार पांच छह इस तरह से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें क्या शामिल कर देना है? जीरो। एक से स्टार्ट होती है, जीरो लगा देंगे, तो क्या होगा? पूर्ण संख्या। क्योंकि गिनती का अंत नहीं होता है, इसलिए डॉट 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 आगे की ओर बढ़ते जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है पूर्णांक संख्या। अगला क्या है? पूर्णांक संख्या। कि पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? तो इसमें लिखवाए हैं कि वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो तथा शून्य भी शामिल हो। ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस में। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस में। धनात्मक का मतलब प्लस में।
आ शून्य माने समझ में ही करते हैं जीरो, कि जेकरा में माइनस भी हो, प्लस भी हो और जीरो भी हो, तीनों शामिल हो, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गई कि वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी शामिल हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो देखिए डॉट डॉट डॉट, क्योंकि गिनती की अंत नहीं होती है, माइनस में भी जाएगा तो अनंत तक, प्लस में भी जाएगा अनंत तक, जीरो भी है। तो इधर वाला का हो गया ऋणात्मक ना, इधर वाले सब का हो गया ऋणात्मक, और इधर वाला का हो गया सब संख्या चाहे अंक धनात्मक हो गया। और यहाँ ये का है शून्य है, तो जिसमें क्या हो, ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो, शून्य भी शामिल हो, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक ना, समझ में आ गया। आगे देखिए, फिर इसके बाद है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक, तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, चाहे विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब क्या होता है, भाग लग जाना। विभाज्य का मतलब क्या होता है, भाग लग जाना। कितना से भाग लग जाए, दो से। जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे में क्या हो सकता है, जो दो से कटे, तो दो हो सकता है, चार हो सकता है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, मतलब जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या। एक आता है विषम संख्या। विषम संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो, माने जो दो से पूरा पूरा भाग न लगे, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो वैसी संख्या कौन कौन हो सकती है, तो एक हो सकती है, तीन हो सकती है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, मतलब यही ना, कि जिसको दो से भागा देंगे ना, तो लास्ट में एक शेष बच जाए, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या, जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। चलिए आगे देखिए, आगे है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो एक लिखे हैं, या स्वयं से ही विभाज्य विभाज्य हो, या तो एक से भाग लगे चाहे खुद अपने आप से भाग लगे। ठीक है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक या जो एक से भाग लगे या तो खुद अपने आप से भाग लगे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे में देखिए दो हो गया, तो दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। दो में या तो दुए से भाग लगेगा एक बार में, चाहे एक से भाग लगेगा, और किसी से भाग लगेगा, एक दूनी दो, और कोई से भाग नहीं ना लगेगा, या तो एक से लगेगा या तो अपने आप से। अब कहिएगा कि एक नहीं हो सकता है, एक में तो एक से भाग लग ही जाता है। तो जब एक से भाग लग जाता है, एक ऐसा अंक है जो दुनिया के कोई नंबर के घटा देता है। किसी भी संख्या को एक से भाग देंगे तो उतना ही बार में जाएगा, तो एक नहीं हो सकता है। एक संख्या अभाज्य संख्या में नहीं आ सकता है। तो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार नहीं हो सकता है, पांच हो सकता है। पांच में या तो एक से भाग लगेगा चाहे खुद अपने आप से भाग लगेगा। छ नहीं होगा, छ को दो तीन, दो और तीन दोनों कटा देगा। सात होगा, सात में या तो एक ही से भाग लगेगा चाहे खुद अपने आप से भाग लगेगा। 11 होगा, फिर नौ नहीं होगा। नौ काहे नहीं होगा, क्योंकि नौ को तीन भी भागा लगा सकता है, इसलिए नौ नहीं होगा। ठीक ना। तो अब देखिए नोट में लिखवाए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, दो होती है। काहे कि दो से ना स्टार्ट होता है, कितना से स्टार्ट होता है, अभाज्य संख्या दो से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, और दो एक सम संख्या भी है। तो मतलब कि सबसे छोटी सम संख्या भी दो होती है, और अभाज्य संख्या भी क्या होती है, दो होती है। तो कह सकते हैं ना कि दो एक सम अभाज्य संख्या है। समझ में आया कहा हम कह रहे हैं,
सम अभाज्य, सम संख्या भी 2 है और अभाज्य भी है, तो सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे लिखवाए हैं भाज्य संख्या, ये तो समझ में आ गया, जो एक से भाग लगे चाहे खुद अपने आप से भाग लगे। अब क्या है भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा उसके अलावा माने एक और स्वयं से तो लगभग ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। कि एक से लगे, एक से तो लगभग ही करे, खुद अपने आप से भी लग जाए और लेकिन दूसरों कोई अंक से लग जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य। जैसे चार, चार में एक से तो भागा लगभग ही करेगा, 4 बार में खुद अपने आप से भी भागा लग जाएगा, लेकिन 4 में दुओ से भागा लग जाएगा, दो भागा लगा देगा कि नहीं लगाएगा? लगा देगा ना। तो जो एक से भी भाग लगे, स्वयं से भी भाग लगे, लेकिन कोई दूसरों संख्या से भाग लग जाए, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि क्या है? भाज्य संख्या है। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। समझ में आया? कि अपनों से लगे, दूसरों से लग जाए, उसी को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। एक आता है सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ को कहते हैं हिंदी में म स, इसको पूरा रूप है म से महत्तम और स से समापवर्तक। तो वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ माने म स एक हो, तो ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कि वैसी संख्या जिसका मौसा करने पर, एचसीएफ करने पर एक आ जाए, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में 13 और 12, तो अब इसमें 13 12 है, तो छोटा कौन है? 12 है, तो 12 से हम 13 में भागा दे देंगे, 12 एकम 12, एक बच गया। फिर एक से 12 में भाग दिए तो 12 बार में चल जाएगा, कट जाएगा, मौसा ही वाला कहलाता है। तो मौसा कितना आ गया? एक आ गया। तो जब एक आ गया तो वैसी संख्या जिसका मौसा करने पर क्या आ जाए? एक आ जाए, उसी को ना सहअभाज्य कहेंगे। तो कह सकते हैं 12 13 क्या है? सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य। एक और एग्जाम्पल दिए हैं 18 और 23। 18 से भागा देंगे 23 में, 18 एकम 18, घट के कितना बच गया? कहिएगा 5। अब 5 से भागा देंगे 18 में, 5 तिया 15, बच गया कितना? 18 में से 15 घटेगा 3, 3 से भागा देंगे 5 में, 3 एकम 3, घटेगा तो 2 बचेगा, 2 से भागा देंगे 3 में, 2 एकम 2, बचा 1, 1 से भागा देंगे 2 में, तो 1 दूनी 2। आखिर कट कट किससे रहा? एक से, तो मौसा क्या आएगा? एक आएगा। तो यानी कह सकते हैं ना कि वैसी संख्या जिसका मौसा करने पर एक आ जाए, तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर 18 और 23 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे देखिए, अगला में है परिमेय संख्या। कि आएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो यही कहिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p बटा q का मतलब होता है हिंदी में अंश बटा हर, अंश बटा हर होता है। वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में, माने भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको हम बाटा में लिख सके। तो देखिए, तो 4/3 है, परिमेय संख्या है। 2/4 बाटा में लिख सकते हैं, परिमेय है। 3 है, परिमेय है। अब कहिएगा कि बाटा में कहा लिखे था? बाटा में एक कर दीजिए ना, हो जाएगा ना। -1 है, बाटा में एक कर दीजिए। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। जिसे हम बाटा में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 0.23, देखिए दशमलव है, दशमलव हटा देंगे तो दशमलव का नीचे एक हो जाता है, 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो, बाटा में लिख सकते हैं ना।
तो परिमेय है। अब देखिए 0.222 केवल बढ़ रहा है तो इसका 2/9 हो जाता है, ठीक ना। आगे चल के बताएंगे कि कैसे हो जाता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 2/9। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। रेकरिंग वाला हमेशा परिमेय होता है, क्योंकि 17 में जब 2 गो रेकरिंग है तो 99। यह भी बताएंगे कि कैसे 99 हो गया आगे चल के, लेकिन बस इतना समझिए जिसे बाटा में लिखा जा सके परिमेय होता है। दशमलव में जो रहे परिमेय होगा। एक ही वो कोई अंक हो लगातार बढ़ता जाए, जैसे 0.2 है चाहे 3 है लगातार बढ़ता जाए, 3 परिमेय होगा। रेकरिंग वाला चीज परिमेय होता है, ठीक ना। अपरिमेय का परिभाषा देख लीजिए, बस इसका जस्ट उल्टा है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जेकरा के हम p/q के रूप में ना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ओकरे तो हम क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या, जेकरा हम p/q के रूप में ना लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे में √2, कितना ज्ञानी लोग कहेंगे कि आप √2/1 कर सकते हैं ना, ये तो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि आप ही तो बताए हैं कि √2 बटा, जिसको बाटा में लिख सकते थे इसको हम बाटा में लिख दिए। तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि √2 का मान जो होता है 1.14428 ऐसे कुछ करके बहुत लंबा जाता है, जिसका पूर्णतः वर्गमूल ही नहीं पता हो कि √2 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होगा, तो वह क्या होता है अपरिमेय, माने जिसका पूरी पूरी तरह से वर्गमूल ना निकले, वह क्या होता है अपरिमेय। तो जितना भी रूट में जो संख्या दिखाई दे, जो संख्या रूट में दिखाई दे और आपको लगे कि इसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वह अपरिमेय होता है। जैसे √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, लेकिन √4 क्या है अपरिमेय है तो नहीं है, काहे कि इसका वर्गमूल तो निकल गया, कितना निकल के आ गया 2 आ गया, तो ये परिमेय है। मतलब √4 के बारे में बोल रहे थे। पाई, पाई क्या है अपरिमेय है। काहे अपरिमेय है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14285 इस तरह से डॉट डॉट बहुत दूर तक जाता है। इसका भी पूरी तरह से मान नहीं निकाला गया है, ठीक ना, अभी तक पूरी तरह से मान नहीं निकाला गया है। तो ये पाई क्या होगा अपरिमेय। देखिए दो तरह से परीक्षा में भूलवाने के लिए क्वेश्चन पूछता है। अगर पाई पूछ दिया परीक्षा में तो आप अपरिमेय मारिएगा आंसर, ठीक ना, अपरिमेय। लेकिन यही 22/7 पूछ दे, 22/7 कह दे कि क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तब कहिएगा कि 22/7 परिमेय है, जबकि पाई अपरिमेय है। अब पाई का मान क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं ना, पाई का मान 22/7, लेकिन एक्चुअल मान तो इतना होता नहीं है, क्योंकि 3.14 इस सबको सुटेबल रखने के लिए इतना मान रखा गया है। तो पाई क्या है अपरिमेय है, जबकि 22/7 क्या है परिमेय है, ठीक ना। पाई हो गया 2 पाई हो गया, चाहे पाई/2 इस तरह के क्वेश्चन भी रहेगा तो अपरिमेय ही मानना है। इसके बाद देखिए दशमलव में क्वेश्चन हो, अब यहाँ समझिए, यहाँ 0.1 0.11 यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, एजा एगो एक बढ़ा, 2 गो एक, 3 गो एक, 4 गो एक, ऐसी आगे 5 गो एक, मतलब क्या हो रहा है, कोई एक फिक्स राशि नहीं बढ़ रही है, क्या हो रही है कि वो एगो बढ़ा, 2 गो बढ़ा, 3 गो, इसी तरह से करते करते बढ़ रहा है, तो ऐसी संख्या का होगी अपरिमेय होगी, ठीक ना। ऐसी संख्या का होगी अपरिमेय। थोड़ा सा नोट समझ लीजिएगा, बहुत काम करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे, चाहे गुणा रहे, चाहे भागा रहे, अपरिमेय ही होता है। कि एगो परिमेय संख्या आ जाए आ एगो आ जाए अपरिमेय संख्या, आ दोनों के जोड़ रहे, चाहे दोनों के घटाव रहे, चाहे दोनों में गुणा रहे, चाहे दोनों में भागा रहे, तो होता क्या है, हमेशा अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल में समझा दी है, देखिए दो क्या है, तो दो कहिएगा कि परिमेय है, दो कौन सी संख्या है परिमेय, आ √3 क्या है अपरिमेय, आ एक बीचवा में का के चिन्ह है प्लस के, तो एगो परिमेय संख्या आ एगो अपरिमेय संख्या, आ दोनों के जोड़ क्या होगा अपरिमेय ही होगा,
चाहे दोनों का घटाव अपरिमेय ही होगा, चाहे दोनों में गुणा कर दिए, ये जब बीच में कुछ नहीं है तो गुणा के चिन्ह है, गुणा कर दिए तब वो अपरिमेय, चाहे दोनों के भागा कर दिए तब वो अपरिमेय। तो हमेशा याद रखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भागा हो, हमेशा अपरिमेय ही होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। चलिए आगे देखिए, आगे एक है वास्तविक संख्या, जो कि हम अभी लिखे नहीं है। बताते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या, यही ना चैप्टर के नाम था कि वास्तविक संख्या होता है। तो जितना भी हम लोग संख्या पढ़े, कि मतलब जितना भी संख्या पढ़े सब वास्तविक संख्या है। तो यानी सभी संख्या, मान लेते जितना भी संख्या पढ़े, या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक सब परिमेय में भी आ सकता है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, तथा अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें परिमेय संख्या भी आए और अपरिमेय संख्या भी आए, उसी को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 √3/2, 4/6, पाई -2, 7/9, कुछ भी, मतलब जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उसी को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए हो गया। आगे देखिए, आगे अब हम लोग के पढ़ना है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना। हम लोग अब यूक्लिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन। तो इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे कि एक तरह से, देखिए समझा देते हैं। यही मान लेते हैं कि 23 में हमको 8 से भाग देना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 8 से भाग देना है तो 8 तियाई 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 होगा ना। 8 दूनी 16, कै बचा? तो कहिएगा कि 7 बचेगा। तो देखिए जेकरा में भाग देते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं, वो होता है भाज्य। कि जिससे भाग देते हैं वो होता है मेरा भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जितना बार में भाग जाता है वो होता है भागफल, और जितना नीचे बचता है वो होता है शेषफल, ठीक ना। नीचे जितना बचता है वो क्या होता है? शेषफल। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, चाहे नहीं पढ़े होंगे तो देखिए, यहाँ पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, आप प्लस में शेषफल, यही ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ध्यान दीजिए, मतलब भाज्य हमको 23 लाना है, तो 23 कैसे आएगा? तो भाजक कौन है? 8, अब भागफल कितना है? 2, और शेषफल कितना है? 7। इसमें 8 दूनी 16, 16 और 7 23। मतलब कि हम क्या किए कि इसमें और इसमें गुणा कर दिए और इसको जोड़ दिए, तो जोड़ने पर आ गया ना, गुणा करके और जोड़ने पर आ गया, कौन आ गया? भाज्य आ गया। भाजक में और भागफल में गुणा करके शेषफल जोड़ देंगे तो क्या निकल के आता है? भाज्य निकल के आता है, यही ना होता है। तो सुनिए, भाज्य को भाज्य को इंग्लिश में कहा जाता है डिविडेंड। क्या कहा जाता है? डिविडेंड। भाजक को बोला जाता है डिवाइजर।
भागफल को बोला जाता है इंग्लिश में क्वोशेंट, ठीक ना। और शेषफल को बोला जाता है रिमाइंडर। शेषफल को क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। आगे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा जी, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों का मीनिंग थोड़ा सा देखिए, तो एगो का डिविडेंट है और एगो के डिवाइजर है। तो अब दोनों के अगर हम डी डी से सूचित करें तब पता नहीं चलेगा कि कौन भाज्य को सूचित कर रहे हैं, कौन भाजक को सूचित कर रहे हैं। तो क्या किया गया है कि दोनों का जब मीनिंग डी डी से है तो एगो के सूचित कर लिया जाता है ए से और एगो के सूचित कर लिया जाता है बी से। तो हो जाता है, देखिए भाज्य को किससे सूचित किए हैं, तो कहिएगा कि ए से। तो ए अब बराबर के चिन्ह है ना, फिर भाजक को किससे सूचित किए हैं? बी से। तो बी हो गया। अब भागफल को का से, तो भागफल का क्या होता है? क्यू होता है, तो छोटा क्यू लिखते हैं। और शेषफल को का से होता है, तो आर से होता है आर। तो हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस का आ गया आर आ गया। ए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। अब सुनिए, इसको दिए थे यूक्लिड नामक वैज्ञानिक, तो इसलिए कहा जाता है यूक्लिड विभाजन। इसका नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन। अब कहिएगा कि प्रमेयिका की एल्गोरिथम, दोनों बताएंगे कि प्रमेयिका का होता है और एल्गोरिथम का होता है। इसका पहले हो गया ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ही लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखे हैं। तो कौन दिया था? यूक्लिड नामक, तो इसलिए इसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन। अब देखिए, अब यही कहेंगे कि 8 में अगर हम 24 से भागा दे दे, अब यहाँ सूचित करके बताइए, तो पहले सूचित कर लीजिए। भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए 8 से 24 में भागा देंगे तो 8 के 24 पूरा पूरा कट गया, शेषफल का बचेगा 0। तो यहाँ पर एक शर्त होता है कि जहां, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस शेषफल आर है, ये 7 किसका मान है? आर का। यहाँ भी आर का मान, ये होता है ए बी क्यू तब आर। तो हमेशा देखिए, तो आर का मान क्या आया है? 7। अब बी का मान, ये बी का मान है ना, बी का मान क्या है? 8। तो हमेशा आर का मान जो होगा, हमेशा आर के मान वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा? बी से। आर के मान, आर के मान 8 है तो हिजा आर के मान 7 है, 8 है तो हिजा आर के मान 0 है। तो आर का मान जो होगा हमेशा छोटा होगा बी से, मतलब जिससे भाग देते हैं। लेकिन आर का मान या तो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा 8 क्या है, सॉरी 7 क्या है? 0 से बड़ा है कि नहीं? 0 से बड़ा है ना। अरे 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और आर का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है लेकिन बराबर भी होता है। बराबर कब होता है? जब पूरा पूरा कट जाए, तब उस कंडीशन में आर का मान का हो जाता है 0 के बराबर। चाहे 0 से बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है, पूरा पूरा कटे तो 0 के बराबर। लेकिन आर का मान हमेशा समझिए कि 20 से हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा ही होता है। तो यही यूक्लिड विभाजन होता है। और यूक्लिड विभाजन द्वारा एक नोट पॉइंट एकदम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF मस द्वारा नहीं लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देते हैं। एल्गोरिथम HCF माने मस निकालने की एक तकनीक है, निकालने की एक तकनीक है, तकनीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? HCF निकालने के लिए मौसा निकालने के तकनीक है। एलसीएम नहीं निकलेगा, लॉसा नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? HCF ही निकलेगा यूक्लिड विभाजन से, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात हो सकता है? HCF माने मौसा ही ज्ञात हो सकता है, लॉसा नहीं। समझ में आया? चलिए आगे देखिए।
चलिए आगे देखिए। आगे है कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या होता है। दो शब्द यहाँ पर आप लोग के देखने के लिए मिलेगा। एक है प्रमेयिका, एक है एल्गोरिथम। आखिर ये दोनों समझिए कि दोनों होता क्या है और कहाँ इसका यूज करना है, ठीक ना। तो देखिए, एल्गोरिथम जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब अगर हमको हल करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब कि एक क्या होती है, चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को क्या करने के लिए, हल करने के लिए, ना तो हल करना होगा तो क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम। लेकिन जब प्रमेयिका देखिए कि यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अगर सिद्ध करना होगा तो लिखेंगे प्रमेयिका, अगर हल करना होगा तो एल्गोरिथम, और सिद्ध करना होगा तो प्रमेयिका। हल करना होगा तो एल्गोरिथम और सिद्ध करना होगा तो प्रमेयिका। तो आज रहा ये इंट्रोडक्शन की क्लास, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में सवाल के साथ और प्रश्नावली 1.1 के साथ, ठीक है। आगे की वीडियो अपलोड की जाएगी, अब डेली वीडियो अपलोड होगी। कृपया करके फिर से हम बोलते हैं, आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग देखिए, क्योंकि इस चैनल से आप लोग के हम आप लोग के उम्मीद दिला रहे हैं, एक तरह से आप लोग के क्या कहें कि आप लोग के एकदम भरोसा दिला रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको इतना बेहतरीन ढंग से आप लोग के एग्जाम की तैयारी करा दी जाएगी कि आप कहिएगा कि हाँ, आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। आप कहिएगा कि चैनल चैनल से बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, ठीक है। अपने भाषा में पढ़ाई होता है, एकदम सरल भाषा में, ठीक है, एकदम सरल भाषा में, जैसा आप अपने गांव में लैंग्वेज बोलते हैं उस तरीका से आप लोग के पढ़ाई कराई जाएगी। तो इसलिए बोल रहे हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट लोग हैं हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो भी आप लोग कृपया करके देखें, ठीक ना। देखिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा और भी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग चलता है अकबरपुर रोहतास में, ठीक है। रोहतास, खास रोहतास में ही, ठीक है। रोहतास जिला के नाम सुने होंगे, रोहतास में ही चलता है। वहाँ क्लास में भी आपको पूरी तरह से आप लोग के याद करवा दिया जाता है क्लास में ही, ठीक ना। आप लोग की याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक। इतना बेहतरीन ढंग से समझा दिया जाएगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आपको अगर क्लास करना है, ऑफलाइन क्लास करना है, तो हम रोहतास में पढ़ाते हैं। आप हमारे कोचिंग में एक बार विजिट करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तभी पढ़िएगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई होता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।